सबसे पहले आ रहा है जी एफिशिएंसी या एक्टिविटी रेशो। ये आपको नाम से पता लग रहा है कि किसी भी बिज़नेस की हमने एफिशिएंसी माइंड करनी हो या उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में जानना हो, ख़ास तौर पर जो प्रॉफिट से रिलेटेड हैं, तो उसके लिए हम ये वाली रेशोज़ इस्तेमाल करते हैं। जिसमें पहली रेशो आ रही है इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशो। जो उस बिज़नेस की इन्वेंट्री है, जो स्टॉक है जिसके ऊपर बिज़नेस चल रहा है, जिसकी वो सेल करता है, वो कितनी देर में रिसाइकल होती है। ये क्या हमें बताती है? इट इंडिकेट्स ऑफ वेलोसिटी विद विच स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड इज सोल्ड, दैट इज रिप्लेस्ड। जनरली इट इज एक्सप्रेस्ड एज a number of times the average stock has been turned over or rotate off during the year। ठीक है, एक तो हमने वो इतने टाइम्स बताना है कि कितने टाइम्स एक साल के अंदर वो अपना जो सर्कल है वो पूरा करती है। एक स्टॉक हमने इन्वेंट्री मंगवाई, हमारा स्टॉक आ गया जी, जितनी हमारी क्वांटिटी आती है महीने बाद 2 महीने बाद, वो कितनी देर में सेल हो जाती है और अगली क्वांटिटी कब आती है। ये साल के अंदर ये साइकिल कितनी देर चलता है, यानी कितनी दफ़ा चलता है, इसको कहते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। फार्मूला इसका क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो CGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री एट कॉस्ट। ठीक है, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पहला प्रोपोर्शन होता है, जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ये उसके अंदर से वैल्यूज़ ली जाती हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितनी चीज़ें बची, कितनी चीज़ें जो हमने सेल की, उसकी कॉस्ट क्या है, जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो उसके होते हैं। अगर इसके हेल्प में मटेरियल देखते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलती है सेल्स में से जब आप माइनस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऐड कर देंगे। दो चीज़ें होती हैं, या प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। नेट सेल्स में से जब आप ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देन उसके बाद अगर उसमें लॉस हुआ है तो वो लॉस आपने उसमें ऐड कर देना है सेल्स में, तब आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, मुख्तलिफ जो है ना वो क्वेश्चन में वैल्यूज़ गिवन होंगी जिससे आप CGS निकाल सकते हैं, एज डिपेंड ऑन द डाटा गिवन एट यू इन योर पेपर। अगर क्वेश्चन में सेल्स वगैरह या इनका जिक्र नहीं है, वो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न, इस तरह का डाटा दे देता है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगी? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस। नेट परचेजेस का मतलब जब भी नेट परचेज का लफ्ज़ आएगा उसमें से परचेज रिटर्न माइनस कर देनी है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एवरेज इन्वेंट्री अब कैसे निकलेगी? एवरेज का मतलब जब भी एवरेज होगा वो इसका मतलब है किसी दो चीज़ों का या ज़्यादा चीज़ों का सम होगा, जबकि हमारे पास एवरेज यहाँ पे इन्वेंट्री का मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग है, तो दोनों को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। हाँ जी, अगर ऊपर वाला डाटा गिवन नहीं है तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कैसे निकलेगी? नेट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री एट कॉस्ट। अगर CGS आपको गिवन नहीं है, वो कहते हैं जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, तो क्वेश्चन में डायरेक्ट नेट सेल्स गिवन है, तो नेट सेल्स को यूज़ करके भी जो है ना वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कैलकुलेट की जाती है। या नेट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस। अगर आपको कॉस्ट प्राइस पे भी इन्वेंट्री गिवन नहीं है, जो सेलिंग प्राइस पे है, तो आप उसको यूज़ कर लेंगे। नेट सेल डिवाइड बाय इन्वेंट्री, ठीक हो गया। नेट सेल्स डिवाइड बाय इन्वेंट्री, जो भी इन्वेंट्री गिवन है, चाहे वो एक साल की है, अगर 2 सालों की मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों गिवन है तो डिवाइड करें, अगर सिर्फ एक गिवन है तो उसी से डिवाइड करके आप एक वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आपने फार्मूले गो थ्रू करते जाने और इनको आपने याद करते जाने, क्योंकि रेशो के अंदर फार्मूले बहुत ज़्यादा हैं, तो इसमें इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट कॉपी पेंसिल अपने पास रखें और अपने फार्मूले लिखते जाएँ। इंटरप्रिटेशन, आपने इंटरप्रिटेशन 1-2 लाइनों को लिख देनी है कि जी हमने जो रेशो से आंसर निकाला वो क्या आया। अब जो ऊपर वाली हमने रेशो पढ़ी है, हाई टर्नओवर सजेस्ट एफिशिएंट इन्वेंट्री कंट्रोल। हाई टर्नओवर का मतलब जो बार बार रिसाइकल हो रही है, इसका मतलब जो मैनेजमेंट है बड़ी एफिशिएंट है, वो चीज़ें मंगवाती है और बड़ी जल्दी सेल कर देती है। ठीक है। साउंड सेल्स पॉलिसीज, ट्रेडिंग इन क्वालिटी गुड्स, रेपुटेशन इन द मार्केट, बेटर कंपेटिटिव कैपेसिटी एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी चल रही हैं अगर हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो होगी तो। इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड, ठीक है, ये पहले तो हमने पढ़ा था कि एक साल में कितना टाइम जो है ना वो कितने टाइम्स हो रही है,
लेकिन अब हम देखेंगे कितनी दफ़ा हो रही है इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड, कितने टाइम पीरियड में हो रही है। पहले तो ये था कि जी एक साल में 10 दफ़ा हो रही है, एक साल में 6 टाइम हो रही है, 4 टाइम्स हो रही है। तो 4 टाइम हमने देखना है कि टाइम पीरियड कितना लग रहा है उसको अपना रिसाइकल पूरा करने में। इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड डेज इन ईयर्स डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, जो रेशो आंसर आएगा इसका वो टाइम्स में होगा, वो उसका बता रहा होगा कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर साइकिल। लेकिन जब आप उसको 365 से डिवाइड करेंगे तो फिर आपके पास वो आ जाएगा कि कितने डेज़ में अपना साइकिल कंप्लीट कर रही है इन्वेंट्री। आगे आ रही है डेटर्स या क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो। अब नाम से पता चल रहा है कि इसमें डेटर इन्वॉल्व हो गए, ठीक है, और टर्नओवर सेल, हम सेल हमारी इन्वॉल्व हो गई, इस टर्नओवर सेल को ही कहा जाता है। रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ये कैसे निकलेगी, एनुअल क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल। अब फिर एनुअल क्रेडिट सेल का मतलब तो आपको नाम से पता लग रहा है कि जो साल की क्रेडिट सेल होगी जस्ट वही यहाँ पर इंक्लूड होगी, क्योंकि जो डेटर्स हमारे बनते हैं वो क्रेडिट सेल की वजह से बनते हैं, ठीक है, इसमें कैश सेल शामिल नहीं करनी। और एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल का मतलब ओपनिंग अकाउंट्स, ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास उसकी एवरेज आ जाएगी। वेयर अकाउंट रिसीवेबल बता रहा है कि अकाउंट रिसीवेबल में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। जो ट्रेड डेटर्स होते हैं वो तो हैं ही हैं हमारे अकाउंट रिसीवेबल, जबकि जो बिल रिसीवेबल हैं वो भी हमारे जो क्या हैं अकाउंट रिसीवेबल्स में आएंगे, क्योंकि वो भी सेल की वजह से ही जनरेट होते हैं। इंटरप्रिटेशन में आपने इसकी लाइनिंग में क्या लिख देना है जी, हायर द टर्नओवर रेशो, ये एन नहीं आना, हायर द टर्नओवर रेशो बेटर इट इज़, जितनी ज़्यादा टर्नओवर रेशो आएगी उतना ही अच्छा आंसर कंसीडर होगा, और जितनी लोअर होगी उतना ही कम होगा। हायर टर्नओवर रेशो क्या सिग्निफाई करता है कि स्पीडी एंड इफेक्टिव कलेक्शन, स्पीडी एंड इफेक्टिव कलेक्शन किसकी, अकाउंट्स रिसीवेबल की। हमारे बिज़नेस के जो अकाउंट रिसीवेबल हैं वो कितनी जल्दी जो ना अपना पैसा पे कर देते हैं, या कितनी जल्दी हम उनसे कलेक्ट कर लेते हैं, खुद तो कोई नहीं पे करेगा, हमारी कलेक्शन, तो ये बिज़नेस की एफिशिएंसी शो करता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, एनुअल टोटल सेल्स, नाम से देखें एनुअल टोटल सेल्स का मतलब इसमें क्रेडिट और कैश दोनों शामिल हैं, साथ ही उसने बता दिया कैश सेल, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्रेडिट सेल आ जाएगी। सेल्स रिटर्न ये भी माइनस करेंगे क्योंकि ये भी हमारी टोटल सेल्स में से माइनस होंगी। ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल, ये ओपनिंग बैलेंस दिया गया है, क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ओपनिंग, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्लोजिंग, ठीक है। एनुअल क्रेडिट सेल, आप सोल्यूशन स्टार्ट हो गया जी। सबसे पहले आपने क्रेडिट सेल निकालनी है, क्योंकि हमने इसके फार्मूले में क्या देखा, नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, क्रेडिट सेल, टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स, कैश सेल्स में आपने क्या ऐड करें, सेल्स रिटर्न, इन दोनों को ऐड करके फिर माइनस कर दें तो आपके पास ये क्या आ गई, क्रेडिट सेल। एवरेज रिसीवेबल ऑफ अकाउंट्स, ओपनिंग रिसीवेबल प्लस प्रोविजन प्लस क्लोजिंग प्लस प्रोविजंस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये प्रोविजंस क्या होती है, प्रोविजंस होती है कि आप एस्टिमेट कर लेते हैं कि हमारे साल के अंदर इतने बैड डेट्स हो जाएंगे, ठीक है, तो आप उतने में से एक्चुअल में से माइनस कर देते हैं पहले ही कि जी हमने ये पहले ही माइनस कर दिया, अब जो हमारे बैड डेट्स बचे हैं वो नेट बैड डेट्स बचे हैं, नेट डेटर्स बचे हैं, तो वो प्रोविजन होती हैं, उसको भी आपने वापस ऐड करना है ताकि आपके अकाउंट रिसीवेबल की टोटल वैल्यू आ जाए। ये आपके पास आ गया, दैट इज़ 4,25,000 एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ये 4,25,000 ऊपर लिखेंगे और ये नीचे लिखेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये रेशो का आंसर, दैट इज़ 10 टाइम्स। 10 टाइम्स का मतलब हमारी जो नेट सेल्स हैं वो अकाउंट रिसीवेबल्स का 10 टाइम्स हैं। रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड का मतलब कि कब वो जो कलेक्शन हम कर लेते हैं वो कितने टाइम पीरियड के अंदर हमारी कलेक्शन हो रही है। जो 10 आंसर आया वो ये भी शो करता है कि आपके जो अकाउंट रिसीवेबल हैं साल में 10 दफ़ा अपना कैश आप उनसे कलेक्ट कर लेते हैं। जो अकाउंट रिसीवेबल होते हैं 10 दफ़ा आपका वो यानी कि रिसीव हो जाते हैं, लेकिन कितनी देर बाद होते हैं, आप 365 से जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास वो टाइम पीरियड भी आ जाएगा जिस टाइम पीरियड के अंदर आपकी एवरेज कलेक्शन हो रही है। तकरीबन 37 डेज़ का एक ये टाइम पीरियड बन रहा है
कि जो 37 डेज़ बाद हमारी जो अकाउंट रिसीवेबल होते हैं उनकी कलेक्शन आती है। इसी तरह क्रेडिटर्स या पेबल्स टर्नओवर रेशो, वो भी सेम फार्मूला है, बस जहाँ डेटर आना था वहाँ पे अब क्रेडिट आ जाएगा, जहाँ पे सेल आनी थी वहाँ पे अब परचेजेज आ जाएंगी। पेबल टर्नओवर रेशो, एनुअल क्रेडिट परचेज, एवरेज अकाउंट्स पेएबल, एवरेज अकाउंट पेएबल पीरियड आएगा वो भी 365 डेज डिवाइड बाय पेएबल टर्नओवर रेशो। आगे आ रहा है जी वर्किंग कैपिटल रेशो। वर्किंग कैपिटल रेशो बहुत इंपॉर्टेंट रेशो है। इट स्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड नेट वर्किंग कैपिटल। फॉर एग्जांपल, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो is equal to cost of sales average divided by average net working capital। cost of sales कैसे निकलेगी? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। और नेट वर्किंग कैपिटल कैसे आता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि मज़ीद क्लियर। अब हमने 2000 और 2001 के डाटा को एनालिसिस करना है। जो 2000 का डाटा एंड हो रहा है वो 2001 के लिए ओपनिंग है, जबकि 2000 के डाटे में कोई ओपनिंग नहीं है। मतलब कोई उसमें पीछे का क्लोजिंग का नहीं पता लगेगा हमें कि पिछले साल की क्लोजिंग क्या थी, लेकिन इसका हमें क्लोजिंग नहीं पता कि पिछले साल की क्या इसकी क्लोजिंग हुई थी, वो हम ओपनिंग कैसे बना लें। हाँ जी, सेल्स ये गिवन है क्वेश्चन में आपको। ग्रॉस प्रॉफिट ये भी गिवन है आपको, नीचे लिखा हुआ है जी 2000 का और 2001 का, ये हमने लिख लिया। 2000 और 2001 का सेल, ये ग्रॉस प्रॉफिट। अब जब इसको इससे हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, CGS आ गई हमारे पास, ठीक है। देन उसके बाद वर्किंग कैपिटल निकालना है आपने। वर्किंग कैपिटल आप जब निकालेंगे तो आपने ये देखना है आप किस साल के लिए ये वर्किंग कैपिटल निकाल रहे हैं। करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़। 2000 का जो है उस करंट एसेट उसके ये हैं, ये है 2000, जो 2000 का ये है करंट एसेट 1,42,000, ये यहाँ पे गलत आ गया, यहाँ पे 1 लाख नहीं आना था, यहाँ पे 3,08,000 आना था, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज़ 2000 की कितनी है? 74,000, और इसकी कितनी है जी करंट लाइबिलिटीज़? किधर गई? ये करंट 1,38,000। इसको जब आपने माइनस किया तो नेट वर्किंग कैपिटल आपके पास इसका आ गया 26,000 और इसका आ गया आपके पास 4,000। नेट वर्किंग कैपिटल तो आ गया आपके पास। अब हम रेशो निकालते हैं, ठीक है। ये रेशो आ गया 29 टाइम्स हमारे अकाउंट हमारी सेल जो है वो 29 टाइम्स ग्रेटर देन टू अकाउंट रिसीवेबल। इसी तरह प्रॉफिट एबिलिटी रेशो, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो पहली रेशो आ गई कि हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितने परसेंटेज रहा? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स। ये नेट का थोड़ा इशू आ रहा है तो मैं अपनी तस्वीर को जो है ना थोड़ी देर के लिए हाइड ही कर देता हूँ, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका परसेंटेज में आ जाएगा आंसर। आपको बता देगा कि ग्रॉस प्रॉफिट नेट सेल का कितने परसेंटेज आंसर आया है। देखिए इस डाटा में कहीं पर भी आपको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं गिवन, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आप ये देखेंगे इन 3 डाटा की मदद से कि हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है। वो जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप निकाल लेंगे CGS जो हमने यहाँ पे निकाली है ये, फिर आप इसको जब इतनी सेल में से माइनस करेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। उस ग्रॉस प्रॉफिट को आपने इसी सेल से डिवाइड कर दिया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 33.33%। तो बताना ये हुआ कि ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारा सेल का है 33% बनता है। अब आ जाए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये भी आपको ग्रॉस प्रॉफिट की तरह ही परसेंटेज में आंसर देगा। जहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट से क्या मुराद होगा? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होंगे आपके? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में
जो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद वाले आते हैं वो आपके क्या होंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे, जिसमें सैलरीज होंगी, आपके स्टेशनरी होगी, डेप्रिसिएशन होगी आपकी, ये सारे क्या होंगे। लेकिन इसमें टैक्स वगैरह और ऐसी इनकम जो आपने खुद वर्किंग करके ऑपरेट ना की हो, अर्न ना की हो, जैसे कि आपने एक जगह इन्वेस्टमेंट कर दी है और आपको उससे सिर्फ इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आ रहा है, तो वो आपने इसमें शामिल नहीं करनी है अपनी इनकम, क्योंकि वो आपकी ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, वो आपकी जस्ट एक इन्वेस्टमेंट इनकम है। या आप इसको जिस तरह का डाटा गिवन होगा आपने वैसी कैलकुलेशन करनी है। ये इस तरह से भी निकाली जा सकती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे होगा, नेट सेल्स माइनस तमाम ऑपरेटिंग कॉस्ट्स, और ऑपरेटिंग कॉस्ट में कौन कौन सी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, तमाम कॉस्ट आ जाएंगी उसमें। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक और फार्मूला भी है, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक है, तमाम एक्सपेंसेस, सिर्फ वो वाले एक्सपेंसेस जो आपने बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल किए थे वो वाले आपने माइनस कर देने हैं। जैसे टैक्स आपने पे करना है वो माइनस नहीं करना, वो आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है। आपने इंटरेस्ट किसी जगह से अर्न कर लिया वो आप इसमें ऐड नहीं करेंगे एज अ इनकम, क्योंकि वो आपने इनकम ऑपरेट करके अर्न नहीं की। या अगर डाटा गिवन है जी नेट प्रॉफिट प्लस नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम वही आ गई जो मैंने आपको अभी बताई कि इन्वेस्टमेंट अगर आपने कोई अर्न की, इन्वेस्टमेंट पे आप कोई अर्निंग कर रहे हैं तो वो आपने इसमें नहीं ऐड करनी है अपनी नेट प्रॉफिट में। नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद आपको जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है वो आपका नेट प्रॉफिट इसमें यूज़ होगा, डिवाइड बाय नेट से मल्टीप्लाई बाय 100। It is similar like operating profit ratio, but in this ratio tax also subtract from net profit। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और नेट प्रॉफिट रेशो इनमें डिफरेंस कोई नहीं है, सिर्फ जो नेट प्रॉफिट रेशो आएगी उसमें टैक्स आपने जो है ना वो सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब ये देखें जो लास्ट हमने पढ़ी है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, और अब हम जो कर रहे हैं वो है नेट प्रॉफिट रेशो। ठीक है, नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो डिफरेंस होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपने वो इनकम ऐड नहीं करनी जो आपने विदाउट ऑपरेशन अर्न की हो। नेट प्रॉफिट रेशो करने लगे हैं, ठीक है, ये सिमिलर उसकी तरह है, लेकिन इसमें जो है ना आपने टैक्स शामिल नहीं करना। बस इसमें जो आप नेट प्रॉफिट निकालेंगे वो आफ्टर टैक्स होना चाहिए, जबकि उसमें आप जो प्रॉफिट लेंगे वो विद टैक्स होना चाहिए। ये इसमें डिफरेंस है। एक्सपेंस रेशो ये भी सिंपल है, अगर कोई एक स्पेसिफिक एक्सपेंस की आप रेशो देखना चाह रहे हैं सेल के साथ कि हमारा कोई स्पेसिफिक एक्सपेंस है उसकी क्या परसेंटेज है सेल के साथ, तो आप उसको डिवाइड कर देंगे नेट सेल से और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। ये कोई भी एक्सपेंस की रेशो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा रेशो हो सकती हैं, हर रेशो को लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पर। टेस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ एनी बिजनेस can be judged by its long term character by testing its ability to pay interest charges regularly on its ability to repay the principal। वही सिंपल कि अगर बिज़नेस में लॉस भी हो जाता है, सेल अगर नहीं भी हो पा रही होती, तो ये बिज़नेस कब तक अपने एक्सपेंसेस को, जो रेगुलर एक्सपेंसेस हैं उनको मीट करने के काबिल है, वो उसकी सॉल्वेंसी टर्म के रेशो कहलाती है। इसमें सबसे पहले आ रहा है डेट इक्विटी रेशो, बड़ी इंपॉर्टेंट रेशो है ये, डेट इक्विटी रेशो आल्सो नोन एज डेट टू नेट वर्थ रेशो। इसका दूसरा नाम क्या है, डेट टू नेट वर्थ रेशो। फॉर्मूला इसका क्या है, टोटल लॉन्ग टर्म डेट्स, टोटल लॉन्ग टर्म डेट्स, ऐसे कर्जे जो कि 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए बिज़नेस ने लिए होते हैं वो टोटल लॉन्ग टर्म डेट्स कहलाते हैं। ठीक है, इसको आपने डिवाइड कर देना है शेयर होल्डर्स फंड से। शेयर होल्डर फंड्स कौन कौन सा होगा, ऐसा फ़ंड जो हम बिज़नेस के लिक्विडेट होने के बाद जो शेयर होल्डर्स को देंगे, उसमें कौन कौन सा आ जाएगा, जो सबसे पहले कैपिटल होता है वो शेयर होल्डर का फ़ंड होता है। उसके बाद अगर कोई रिज़र्व उन्होंने बना के रखे हुए हैं तो वो रिज़र्व भी शेयर होल्डर के हिस्से में आते हैं। कोई प्रॉफिट वगैरह अगर उनका पड़ा हुआ है प्रॉफिट अकाउंट का, तो वो भी शेयर होल्डर के हिस्से में ही आते हैं। वेयर टोटल लॉन्ग टर्म डेट एक्सक्लूड करंट लाइबिलिटीज़, टर्म डेट्स में आपने निकाल देना है करंट लाइबिलिटीज़। जो लॉन्ग टर्म की बात हो रही है इसमें करंट नहीं बात हो रही। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या शामिल करना है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो बैलेंस शीट के अंदर गिवन होता है,
क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड फ्री रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होते हैं कि जिनकी रीसेल वैल्यू कोई नहीं होती, होते तो वो आपके एसेट हैं, आपके बिज़नेस में आपको बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन उनकी रीसेल वैल्यू कोई नहीं होती। मिसाल के तौर पे आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किए बिज़नेस को स्टैंड करने के लिए, ठीक है, कुछ अखराजात किए, वो अखराजात अब आपको वापस नहीं आने, हाँ उसको आप अपना फिक्टिशियस एसेट के तौर पर अपनी बैलेंस शीट में लिखेंगे, हर साल थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट अपना करके उसमें से आप अपना हिस्सा लेते जाएंगे और वो उधर से वो फिक्टिशियस एसेट उतना डिक्रीज़ होता जाए। तो अगर ऐसा कोई एसेट फिक्टिशियस एसेट पड़ा होगा बैलेंस शीट में तो वो भी आपने माइनस कर देना है। कब निकालते हुए? शेयर होल्डर का फंड निकालते हुए। फॉर्मूला नंबर 2, डेट इक्विटी रेशो के 3 मॉडल हैं, ठीक है, वो तीनों मॉडल आपको आने चाहिए। जिस तरह का डाटा क्वेश्चन में गिवन होगा आपने उस तरह के मॉडल से वो डाटा वो आंसर कैलकुलेट कर देना है आपने। एक्सटर्नल टू इंटरनल इक्विटी रेशो, दूसरा मॉडल कौन सा है? एक्सटर्नल इंटरनल इक्विटी रेशो, मतलब बिजनेस के अंदर एक्सटर्नल फंड कौन प्रोवाइड कर रहा है या कितने फंड हैं, और इंटरनली कितने फंड प्रोवाइड किए गए, उन दोनों की रेशो। एक्सटर्नल फंड कौन कौन से होंगे कि जो कि बाहर से आपने किसी से लोन ले लिया, बैंक से लोन ले लिया या कोई और आपने इंटरेस्ट पे लोन ले लिया, वो एक्सटर्नल होंगे। इंटरनल कौन सी हैं? जो ओनर खुद अपना इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे उसका कैपिटल आ गया, उसके रिजर्व वगैरह उसने लगाए हैं, वो सारे उसके इंटरनल सोर्सेज हैं। मॉडल नंबर 3 क्या है? लॉन्ग टर्म लोन्स। लॉन्ग टर्म लोन्स जैसे कि डिबेंचर्स आ गया, या 2-3 साल के रेशो पे आपने बैंक से लोन ले लिया, जो 1 साल के अंदर अंदर पे नहीं करना, वो आपका लॉन्ग टर्म लोन होगा। या टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स। लोन और फंड्स में डिफरेंस है। फंड्स का मतलब बिजनेस के वो तमाम फंड्स जो उसके पास अवेलेबल हैं फॉर द रनिंग ऑफ बिजनेस। वेयर टोटल लॉन्ग टर्म फंड मीन्स लॉन्ग टर्म लोन प्लस इक्विटी। ये जो लॉन्ग टर्म लोन हैं ये भी फंड का हिस्सा हैं, और जो इक्विटी प्रोवाइड की गई है और बिज़नेस को ओनर की तरफ से वो भी लॉन्ग टर्म फंड का हिस्सा है। तो मतलब इसमें अगर हम इक्विटी ऐड कर दें लॉन्ग टर्म लोन्स में तो वो हमारा क्या बन जाएगा? टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स। आगे इसके एग्जांपल देखते हैं। एक ही एग्जांपल में हम तीनों मॉडल्स को अप्लाई करेंगे ताकि हमें तीनों मॉडल की कैलकुलेशन का पता चल जाए। डेटा की मदद से हमने मॉड्यूल नंबर 1 कैलकुलेट किया। टोटल लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। फार्मूला क्या है? टोटल लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। तो इसमें 1 बाय 1 कैलकुलेट करते हैं। टोटल लॉन्ग टर्म डेट्स देखते हैं कौन से हैं। क्या शेयर इक्विटी लॉन्ग टर्म डेट है? डेट का मतलब कर्जा है, ठीक है, तो ये कर्जा नहीं है। जनरल रिजर्व ये भी कर्जा नहीं है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ये भी नहीं है। डिबेंचर्स, हाँ जी, ये जो डिबेंचर्स हैं ये आपके लॉन्ग टर्म लोन्स हैं जो आपने पे करने हैं, तो ये सबसे पहली वैल्यू कैलकुलेट हो गई। देन उसके बाद शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में हमने पढ़ा था कि एक तो लॉन्ग टर्म लोन भी शामिल होंगे, दूसरा जो ऑनर ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया वो भी उसमें शामिल होगा। जैसे इसी डिबेंचर में अगर हम ये इक्विटी भी ऐड कर दें, इसमें जनरल रिजर्व भी ऐड कर दें और इसमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये भी शेयर होल्डर का ही फंड है, तो इसको अगर हम चारों को ऐड कर लें तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और हमारे पास आंसर क्या आ गया? 3:7। मतलब हमारे जो टोटल लॉन्ग टर्म लोन्स हैं उसको मीट करने के लिए हमारे बिज़नेस के पास 7 गुना पोजीशन है। अगर वो 3 है तो हमारे पास 7 का फंड अवेलेबल है, मतलब डबल से भी ज़्यादा फंड अवेलेबल है इस बिज़नेस के पास। तो ये भी एक रेशो ठीक एनालिसिस करती है कि क्या इसके एसेट इस काबिल हैं कि ये अपनी लायबिलिटीज़ को मीट कर सकें। मॉड्यूल नंबर 2, एक्सटर्नल टू इंटरनल इक्विटी रेशो। अब सबसे पहले एक्सटर्नल जो लोन्स होंगे या एक्सटर्नल इक्विटी होगी वो कौन कौन सी है? उसमें डिबेंचर्स आ रहे हैं, उसमें हमारे क्रेडिटर्स आ रहे हैं, या और हमारे आउटस्टैंडिंग जो है ना एक्सपेंसेस हैं वो हमारे आ रहे हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हमने पे करने हैं, हमें उनकी सर्विस मिल गई है लेकिन हमने अभी उनकी एक्चुअल पेमेंट नहीं की, ठीक है, तो हमारी लायबिलिटी बन गई वो, तो ये एक्सटर्नल हमें लोन मिल गया, या एक्सटर्नल डेट हमारे पास आ गया कि हमारा ये कर्ज़ा हमारे पास आ गया। तो ये 3 चीज़ें आ गई। इनकी अगर हम तीनों को ऐड कर लें 1, 2, 3 तो ये बन रहा है 1,25,000। इंटरनल इक्विटी की बात करें तो इंटरनल इक्विटी सिर्फ शेयर होल्डर का फंड होगा, जो इसमें एक्सटर्नल चीज़ें शामिल नहीं होंगी। इक्विटी कैपिटल आ जाएगा, जनरल रिजर्व आ जाएगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आ गया, ठीक हो गया। इसको ऐड किया 1,75,000। देन इसको हमने डिवाइड किया तो रेशो आ गई 5:7, ठीक है, 5:7। मतलब अगर हम इस मॉड्यूल पे जाते हैं तो भी बिज़नेस की जो है ना पोजीशन स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है
कि फिर भी चलो डबल तो नहीं है, लेकिन 1.5% वो जो है ना उसकी एसेट इतने ज़्यादा हैं, डेट इतना ज़्यादा है कि वो उसको मीट कर सकता है इन केस ऑफ सॉल्वेंसी। अगर बिज़नेस इंसॉल्वेंट हो जाता है, लिक्विडेट हो जाता है, तो उसके पास इतनी पोजीशन है कि वो उसे मीट कर सके अपने लॉन्ग टर्म डेट्स को। मॉड्यूल नंबर 3 हमारा तीसरा मॉडल अब बताएगा। तीसरा मॉडल टोटल लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइड बाय टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स। इसमें हमने वो सारी चीज़ें शामिल कर देनी है जो कि बैलेंस शीट में हमारे एसेट के अगेंस्ट होती हैं। टोटल लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइड बाय इज इक्वल टू डिबेंचर्स। बस ये डिबेंचर ही है इस क्वेश्चन में। टोटल जो है ना लॉन्ग टर्म फंड में क्या है, इक्विटी कैपिटल है, ये इक्विटी कैपिटल, जनरल रिजर्व्स, प्रॉफिट और प्लस वो डिबेंचर भी। तो इसको जब हम करेंगे तो ये हमारे पास आंसर ये आ गया। जमा किया तीनों को, चारों को, इसको रेशो बनाई, रेशो में आंसर आ गया। रेशो में कैसे करना है, इसको आपने डिवाइड कर देना है इससे, ठीक है। ये 75 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, ये आ गया 3:10। और अगर हम इस मॉडल पे जाते हैं तो फिर बिज़नेस की जो है ना वो बहुत ज़्यादा वैल्यू नज़र अच्छा नेक्स्ट क्या है, डेट सर्विस और इंटरेस्ट कवरेज रेशो। कि जो डेट हमने बिज़नेस में यूज़ किया है उसकी हम कितनी सर्विस कर रहे हैं, कितनी उसकी खिदमत कर रहे हैं, कितना उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो रेशो कितनी है। क्या इंटरेस्ट हम बहुत ज़्यादा तो नहीं पे कर रहे। इसका क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT डिवाइड बाय फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस। अर्निंग आपने लेनी है, नेट प्रॉफिट लेना है, लेकिन कब लेना है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर कोई आपने इंटरेस्ट पे करना है या इंटरेस्ट रिसीव करना है उससे पहले वाली अर्निंग, और अगर आपने कोई टैक्स पे करना है तो उससे पहले वाली अर्निंग। मतलब ये दो चीज़ें आपने अपने रेवेन्यू में शामिल नहीं करनी है, ठीक है। और फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट जो आपने हर साल करनी होती है, जो फिक्स्ड जो लॉन्ग टर्म लोन पे आपने पे करनी होती है, वो कितना है उससे डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन एक आ गया जी, 9% मॉर्गेज लोन है, इतना लोन लिया बिजनेस ने। 7.5% डिबेंचर्स हैं उसके। मॉर्गेज क्या होता है, कोई चीज़ गिरवी रखवा दी, ठीक है, उस पर आपको कर्जा मिल गया, लेकिन आपने उस पर इंटरेस्ट पे करते रहना है, तो वो मॉर्गेज आपका होगा। नेट प्रॉफिट क्या है, आफ्टर टैक्स। ये नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में जो गिवन है ये आफ्टर टैक्स गिवन है। साथ उसने एक हिंट दे दिया कि इनकम टैक्स रेट जो है 50% है। मतलब जितना आपका प्रॉफिट होगा उसका 50% आपने टैक्स पे करना होगा। तो इसका मतलब अब जो हमारे पास पड़ा है नेट प्रॉफिट, उसको अगर हम डबल कर दें तो फिर इसका मतलब है कि अर्निंग बिफोर टैक्स हमारे पास आ जाएगी। तो चलें देखते हैं कैसे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट पेएबल। सबसे पहले आप निकालें जी इंटरेस्ट कितना पेएबल करना है। डिनोमिनेटर हमारा जो नीचे वाली वैल्यू है रेशो की, हम सबसे पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि वो इजी है। दो वैल्यू सामने नज़र आ रही है, एक इस पे निकाल लें और एक इस पे निकाल लें, आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा जो आपने फ़िक्स पे करना है। इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज, इसका 10% 9% आप ले लें तो वो 9,000 आ गया। इसी तरह इसका 7.5% ले लें तो वो भी 9,000 आ गया। तो टोटल इंटरेस्ट आपने कितना पे करना है बिज़नेस ने, 1,80,000। चलें जी, टैक्स लायबिलिटीज़ पे आ जाते हैं। टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी, अभी तो सिर्फ हमें 50% गिवन है क्योंकि हमने जो अर्निंग लेनी है वो बिफोर टैक्स लेनी है। तो हमने जो टैक्स पे किया वापस उसमें जब हम ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगी, ठीक है। तो टैक्स रेट कितना है, 50% है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो ये बता रहा है हमें। इसका मतलब है कि 50% माइनस करने के बाद 50 ही बचा होगा। बात समझ आई कि 50% जो है वो रेशो 50 माइनस करने के बाद बाकी जो बचा है वो भी 50% है। इसका मतलब इतना ही टैक्स देना था, तो वापस इसमें इतना ऐड कर देंगे तो यही टैक्स अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। सेम अमाउंट है। ये यहाँ पे गलत देखिए, यहाँ पे ये 2 आना था और ये 1 0 नहीं आना। देन उसके बाद प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर, इन दोनों को ऐड कर लें जी और इसमें ऐड कर दें अपना इंटरेस्ट जो आपने पे किया है, जो बिज़नेस इंटरेस्ट पे कर रहा है वो कितना होगा। चूँकि ये आपने ये भी बताया कि जी इतना इंटरेस्ट पे करते हैं हम, तो जाहिर बात है जो आपका नेट प्रॉफिट निकला होगा वो इनको माइनस करने के बाद निकला होगा। तो इसको जब आप वापस ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा EBIT, अर्निंग बिफोर, अर्निंग आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट। ये आफ्टर टैक्स, ये जो हमारे पास आया ये आफ्टर टैक्स है, ये जो है ना ये आफ्टर टैक्स आया है, इसको हमने ऐड कर दिया वापस टैक्स, इसमें ये टैक्स ऐड कर दिए वापस, ये जो इंटरेस्ट है ये ऐड कर दिए, तो हमारी अर्निंग बिफोर वाली आ जाएगी। ये आ गई अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको हमने डिवाइड किया उससे 1,80,000 से, तो ये आ गया 11.8 टाइम। मतलब हमारा जो प्रॉफिट है
वो हमारे इंटरेस्ट का 11 टाइम ज़्यादा है। फिक्स्ड एसेट रेशो, ये भी सॉल्वेंसी रेशो में ही आती है, क्योंकि इंसॉल्वेंसी रेशो उसके एसेट पे हो रही होती है कि जब बिज़नेस ने इंसॉल्वेंट होना है तो जो उसके एसेट पड़े हुए हैं क्या वो इस काबिल हैं कि इंसॉल्वेंसी के बाद ये सारी अपनी लायबिलिटी मीट कर सकें। इस वजह से इंसॉल्वेंसी रेशो निकाली जाती है। दिस रेशो एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म फंड एंड फिक्स्ड एसेट। लॉन्ग टर्म फंड आप पीछे भी कर चुके हैं, जो आपको पता है। फिक्स एसेट आपको सिंपल क्वेश्चन में गिवन है, फिक्स एसेट होंगे मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग। नेट फिक्स्ड एसेट डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म फंड, ये इसका फार्मूला है। सॉल्वेंसी इज द टर्म विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एनी बिजनेस which is capable to meet outside obligation in full out of its own assets। सॉल्वेंसी रेशो, लायबिलिटीज़ कितनी और टोटल लायबिलिटीज़ कितनी है और टोटल एसेट कितने हैं इसके। कैपिटल गियरिंग रेशो, जी ये भी इंपॉर्टेंट रेशो है। इट इज़ द रेशो बिटवीन द कैपिटल प्लस रिजर्व दैट इज़ इक्विटी एंड फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ लाइक डिबेंचर एंड लॉन्ग टर्म मॉर्गेज लोन्स। हाईली गियर्ड मीन्स लोअर प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी। हाईली गियर्ड का मतलब कि आपने जो इंटरेस्ट वाले लोन्स लिए हुए हैं वो इंटरेस्ट वाले लोन की रेशो क्या है, ज़्यादा है। क्या आपका जो इक्विटी है उसमें प्रोपोर्शन लोन वाले इंटरेस्ट वाले लोन का ज़्यादा है या कम है। लो गियर्ड मीन्स, लो गियर्ड का मतलब आपने कम लोन लिया हुआ है जिस पे आपको इंटरेस्ट पे करना है एज़ कम्पेयर टू योर इक्विटी। आपके बिजनेस का इंटरनल फंड ज़्यादा है जबकि एक्सटर्नल फंड कम है। इक्विटी को डिवाइड करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़। फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ का मतलब कोई डिबेंचर आपने ले लिया, फिक्स इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। मॉर्गेज आपने ले लिया, फिक्स इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है आपको, ठीक है। तो ये आपकी फिक्सिंग। अब आपको ये बताएगा कि आपकी इक्विटी उन फिक्स कॉस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ के मुकाबले में कितनी है, कम है या ज़्यादा है। इक्विटी वहीं यहीं पे वो हो गया जी, कैपिटल इक्विटी आ गया, रिजर्व आ गया, प्रॉफिट आ गया। प्रोप्राइटरी रेशो आल्सो नोन एज इक्विटी रेशो। नेटवर्थ टू टोटल एसेट रेशो, ये जो नाम है ये बड़े इंपॉर्टेंट है इनके, ये याद रखने वाले हैं। शेयर होल्डर्स इक्विटी टू टोटल इक्विटी, शेयर होल्डर इक्विटी टू टोटल इक्विटी रेशो। अब फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, ये तीनों नाम है इसके। प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट। प्रोप्राइटर कहते हैं ऑनर को, ऑनर ने क्या पैसा लगाया है वो, और जो टोटल एसेट है उसके उससे डिवाइड करेंगे। वेयर प्रोप्राइटर फंड इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। प्रोप्राइटर फंड में प्रॉफिट शामिल नहीं होगा क्योंकि प्रॉफिट इसी का हिस्सा है, प्रॉफिट कैपिटल का ही हिस्सा है, तो इसमें प्रॉफिट शामिल नहीं करना हमने। सिर्फ वो फंड्स देखने जितने फंड लगाए हैं उसने प्रोप्राइटर ने। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो, फोर्थ पार्ट। इसमें आप ये देखेगा कि जो शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्टमेंट की है या कोई बाहर से इन्वेस्टर आता है वो इन रेशोज़ पे ज़्यादा फोकस करेगा कि यार मुझे बताओ मैं अगर इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मुझे रिटर्न क्या मिलेगा, मुझे नहीं पता इनके इंटरनल क्या मैटर है, करंट एसेट कितने हैं, करंट लायबिलिटीज़ कितनी है, मुझे बस ये बताओ मेरा रिटर्न कितना होगा। तो वो फिर इन रेशोज़ को फोकस करेगा। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, वो एक बंदा ओवरऑल देखना चाह रहा है यार इसके ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशो क्या है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसको कहते हैं, ROI, शॉर्ट वर्ड ROI। फार्मूला इसका क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेगा वो, डिवाइड करेगा कैपिटल एम्प्लॉयड कि कितना कैपिटल लगा है, क्योंकि उसने भी जब अपना पैसा लगाना है तो वो कैपिटल में जाके इन्वेस्ट होगा, और जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो कैपिटल वालों को ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस वजह से वो ये वाली रेशो अपनाएगा कि बता इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताओ कितना है, ठीक है, और उस जिसमें से मुझे डिविडेंड मिलना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मीन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इंटरेस्ट और टैक्स ये ऑपरेशंस में नहीं आते। ऑपरेशंस में वही कि जो इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया उसके लिए जो इन्होंने एक्टिविटी परफॉर्म की, क्योंकि इंटरेस्ट जो है ना वो अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की है तो आपको इंटरेस्ट वैसे ही आ रहा है, आपने उसमें कोई अपना खपत वगैरह ने कोई मेहनत नहीं की, या आपने इंटरेस्ट कहीं पे करना है उसमें भी आपको कोई ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है, जस्ट आपने फिक्स अमाउंट इंटरेस्ट पे कर देना है।
कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्लूड सम ऑफ टोटल एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स और सम ऑफ टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स। फिक्स एसेट गिवन है हमारे पास, ये फिक्स एसेट आ गए, ये करंट एसेट्स आ गए, इसके इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक हो गया, ये हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, इस पे हमें ज़ाहिरी बात है रिटर्न आएगा। सेल्स ये गिवन है हमारी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये गिवन है, शेयर कैपिटल, रिज़र्व, डिबेंचर्स, ठीक हो गया। अच्छा जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सबसे पहले क्या निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो ऊपर वाली वैल्यू है वो निकालते हैं। कैसे निकलेगा, नेट प्रॉफिट में हम ऐड कर देंगे प्रोविजंस फॉर टैक्सेशन। हमने जो नेट प्रॉफिट में ऐड करना है कि जब हमने टैक्स के लिए कोई प्रोविज़न बनाई हो या टैक्स पे किया हो, वो हमने ऐड कर देना है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, या हमने कोई इंटरेस्ट पे कर दिया डिबेंचर पर या उसकी कोई प्रोविज़न बना ली, वो भी वापस ऐड करो भाई। माइनस कर देना इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कि जो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आपको मिल रही है वो आपकी ऑपरेटिंग नहीं है, वो माइनस कर देनी है आपने। ये वाली वैल्यूज़ आ गई 2 3 4, ठीक हो गया, ये सारी ऐसी ही वैल्यू है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है जी, फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट्स माइनस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, जो आपने प्रोविजन बनाई है वो इसमें से माइनस कर देनी है, क्योंकि वो आपका एसेट ना आपकी लायबिलिटी। ये चीज़ आ गई, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 40%। रेशो आई हमारी 40% आई। ये क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो कैपिटल एम्प्लॉयड का 40% है, मतलब 40% रिटर्न कर रहा है कैपिटल को ये बिज़नेस। तो हमारा रेशो का जो चैप्टर है वो क्लोज़ हो गया। इनको आपने, इस वीडियो को आपने 1 से 2 बार सुन लेना है और एक कॉपी पेंसिल रख के अपने पास रेशोज़ नोट कर लेनी है और उनकी प्रैक्टिस आपने करनी है बार बार, ठीक हो गया। तो ये हमारा एक टॉपिक जो है ना इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद देखिए हम इंशाल्लाह किस पर वीडियो बनाते हैं। तो इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो, जहाँ पर इस चैनल के थ्रू आपको इंशाल्लाह फ्री जो है ना वो प्रिपरेशन करवाई जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इसमें भला हो सके। कोई फ़ीस चार्ज नहीं होगी इस चैनल के थ्रू आपसे, बस वो फ़ीस आपकी यही होगी कि चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।